इसके बाद अगला पॉइंट जो दे रखा है वो दे रखा है कि संविधान में कितनी बार प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है। तो हमारा उत्तर होगा कि प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है 1950 से लेकर और अगस्त 2020 तक। और ये संशोधन किसके द्वारा हुआ? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये इतना विस्तृत है कि इसको लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम भी प्रदान किया गया। इसके द्वारा 3 शब्द जो है संविधान इसकी प्रस्तावना में जोड़े गए, इनको मैं दोहरा देता हूँ। एक तो समाजवाद सोशलिज्म, दूसरा है पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता जिसको सेकुलरिज्म कहते हैं, और तीसरा अखंडता या इंटीग्रिटी। ये भी आप लोगों को ध्यान जरूर रखना। इसके बाद है प्रस्तावना के जो आदर्श हैं ये कहाँ प्रदर्शित होते हैं, यानी कि जब हमने कहा कि ये गैर न्यायिक है, ये तो एक बात होगी जो स्पष्ट भी नहीं लगती, यानी कि समाजवाद। अब समाजवाद का क्या अर्थ हो गया, तो समाजवाद को कैसे लागू करें? तो इसके लिए क्या किया गया कि जो हमारे 3 संविधान के अंदर 3 हिस्से हैं महत्वपूर्ण, जैसे भाग 3 जिसे कहते हैं मौलिक अधिकार, इसके बाद हो गया भाग 4 जिन्हें कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और एक होता है भाग 4 के, इसके अंतर्गत आते हैं मौलिक कर्तव्य। अब मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ। ये है फंडामेंटल राइट्स, ये है डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और ये है मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज। इन तीनों के अंतर्गत जो है प्रस्तावना के जो अस्पष्ट रूप है उनको स्पष्टता प्रदान करी गई है। जैसे मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार में हमने क्या कहा? मौलिक अधिकार में हमने कहा अनुच्छेद 14 में आर्टिकल 14 में क्या दे रखा है? इसमें है समता, यानी कि राइट टू इक्वालिटी, समानता। हमने राजनीतिक न्याय की जब बात करी प्रस्तावना में कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय होगा, तो अनुच्छेद 14 में हमने कह दिया सभी एक समान होंगे। या इसके अलावा अस्पृश्यता का निषेध, आर्टिकल 13 अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 में क्या दे रखा है? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का निषेध यानी कि भेदभाव खत्म करना। तो जो 3 न्याय दिए गए हैं प्रस्तावना में, उनका उल्लेख हमें किस में मिला? मौलिक अधिकारों के अंदर। फिर समाजवाद का बिंदु कहां पर है? जब राज्य के नीति निर्देशक तत्व हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे 39 के। इसमें क्या है? संसाधनों का समान बंटवारा, यानी कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ये क्या कहलाता है? समाजवाद। तो इसका अर्थ, और तीसरा ये हो गया 4 के। इसके अंतर्गत जो पॉइंट है 11 कर्तव्य है। जब आप 11 कर्तव्य पढ़ोगे तो उसके अंदर स्पष्ट होगा कि हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्श है उनके अनुरूप चलना, या जो हमारी सामाजिक संपत्ति है उनकी रक्षा करना, पर्यावरण का ध्यान रखना आदि। तो इस प्रकार से ये जो हमारे प्रस्तावना के अंदर जो विभिन्न बिंदु हैं उन बिंदुओं का स्पष्टीकरण जो है हमें 3 जगह से मिलता है। अगला हो गया केशवानंद भारती बनाम केरल केस। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, हर परीक्षा के लिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। कई मायनों के अंदर आप इसके बारे में पढ़ोगे, अलग अलग पॉइंट आएंगे। फिलहाल हम इसी के बिंदु पे करते हैं। एक तो जैसे यूपीएसआई के एग्जाम में क्वेश्चन आया, उसमें पूछा गया कि ये जो केस था केशवानंद भारती केस, इसमें जो फैसला सुनाया गया वो कितने वकीलों ने इसके पक्ष में या कितने न्यायाधीशों ने इसके पक्ष में फैसला सुनाया। तो यदि आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ फैसला होगा 7-6 लिखा हुआ है, यानी कि 7 न्यायाधीश तो इसके पक्ष में थे और इस फैसले का विरोध जो है 6 न्यायाधीशों ने करा। यूपीएसआई के एग्जाम में क्वेश्चन आया। केशवानंद भारती केस के अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको हमें ध्यान रखना है? ये केशवानंद भारती केस जो है 1973 के अंदर है। इसमें कई सारे बिंदु हैं। एक बिंदु तो ये था कि जो प्रस्तावना है, जब ये सवाल आए आपके पास कि संविधान को जब हमने लागू किया या संविधान को जब हमने तैयार करा तो संविधान में सबसे आखिर में कौन सा हिस्सा जोड़ा गया? उत्तर होगा प्रस्तावना। हालांकि प्रस्तावना प्रारंभ में है लेकिन ये सबसे अंत में इसमें जोड़ी गई। तो ये विवाद उत्पन्न होने लगा या इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी कि क्या प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना जाए या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केशवानंद भारती केस में ये फैसला सुनाया कि प्रस्तावना जो है हमारे संविधान का अभिन्न अंग है। तो इस रूप में केशवानंद भारती इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद है इसके अंदर केशवानंद भारती का दूसरा इंपॉर्टेंट चीज था कि उसने कहा कि एक नया शब्द उसने उत्पन्न किया था, उसको कहा गया मूल ढांचा।
इसका हम चर्चा करेंगे जब मौलिक अधिकारों के बारे में। तो फिलहाल तो इस 2 के बारे में पॉइंट ध्यान रखते हैं क्या है। मूल ढांचे का मतलब क्या है? मूल ढांचे का मतलब ये है कि हमारे संविधान के किसी भी हिस्से में संसद संशोधन कर सकती है, यानी कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन बट इट कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि संविधान के किसी भी हिस्से के अंदर वो बदलाव का संशोधन किया जा सकता है, लेकिन जो संविधान का मूल ढांचा है जिसे बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं उसमें कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। और एक केस दे दिया एसआर बम्बई केस, एक तो ये है, एक हो गया एसआर बम्बई केस। इस केस के अंदर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि प्रस्तावना जो है ये क्या है? प्रस्तावना हमारे मूल ढांचे का हिस्सा है, यानी कि किसी भी हिस्से में हम संशोधन कर सकते हैं, लेकिन इसमें संशोधन इस रूप में नहीं किया जा सकता कि इसमें किसी चीज को हम हटा दें। सकारात्मक रूप से तो संशोधन संभव है कि इसमें कुछ और चीज हम इसके अंदर जोड़ दें, लेकिन इससे निकाला नहीं जा सकता क्योंकि ये किसका हिस्सा है? मूल ढांचे का। और केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय लिया कि मूल ढांचे में संशोधन संसद के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। यहाँ पर हमारा सारा पॉइंट जो है, ये पॉइंट हमारा खत्म हुआ जो प्रस्तावना था। अगला हिस्सा है कि हमारे संविधान के अंदर जो विभिन्न अनुसूचियाँ हैं, किस प्रकार के सवाल अनुसूचियों के आते हैं। मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 2-3 क्वेश्चन आपको बताता हूँ जो पूछे गए। जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सवाल आया कि हमारे जो ये अनुसूचियाँ हैं 12 हैं, उनमें से जो तीसरी अनुसूची है उसके अंदर दिया हुआ है शपथ, विभिन्न पदाधिकारियों को जो शपथ ग्रहण कराया जाता है। यूपी लोक सेवा आयोग ने 4 विकल्प देकर राष्ट्रपति का एक विकल्प दिया और ये पूछा निम्न में से किसके शपथ का उल्लेख हमारे तीसरी अनुसूची में नहीं है। तो हमारे जो राष्ट्रपति महोदय हैं उनको अनुच्छेद 60 आर्टिकल 60 के अंतर्गत उनको शपथ ग्रहण कराई जाती है, उनका उल्लेख इसके अंदर नहीं है। फिर एक सवाल आया कि जैसे भारत मूलतः तो एक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली सर्वाधिक संख्या का देश है। आप 2011 की जनगणना भी देखेंगे तो उसके अंदर आप पाएंगे कि लगभग 70% लोग अभी भी गांव में निवास करते हैं। तो पंचायत एक महत्वपूर्ण हिस्सा है लोकतांत्रिक व्यवस्था का। तो हमारे संविधान में संशोधन किया गया और एक नया अनुसूची जोड़ी गई जिसे कहते हैं अनुसूची नंबर 11। अब पंचायतों को जो विषय दिए गए हैं वो 29 विषय हैं। उत्तर प्रदेश के एग्जाम में पूछा गया कि निम्न में से कितने विषयों का अधिकार उनको दिया गया है। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी आ चुका कि हमारे संविधान में जो आधिकारिक भाषाओं को जिनको अनुमोदन किया गया वो उन भाषाओं का उल्लेख कौन से अनुसूची में दिया गया। तो एक बार मैं अनुसूचियाँ आपको बता देता हूँ, जिसमें जो इम्पोर्टेंट होगा उसे आप इस हिसाब से याद करना। सबसे पहली अनुसूची जो है इनको शेड्यूल कहते हैं इंग्लिश में। अनुसूची या शेड्यूल पहला जो है वो भारत और भारतीय संघ के बारे में उल्लेख किया गया। खैर इसके बारे में आपको ये याद भी नहीं कुछ करना। हालांकि ये ध्यान रखिए कि जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया 5 अगस्त 2020 को, तो उस दौरान जो है किस हिस्से में भी संशोधन किया गया होगा? भाग 1 हमारी अनुसूची के पहली अनुसूची में, क्योंकि इसमें भारत और राज्यों का उल्लेख है। तो पहले के अंदर तो पहले के अंतर्गत भारत और संघ के बारे में है, भारतीय संघ के बारे में उल्लेख है। दूसरे के अंतर्गत जो है विभिन्न पदाधिकारियों के जो वेतन है, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष आदि का कोई ऐसा सवाल नहीं विशेष। अगर अपवाद होता तो मैं जरूर बताता। जैसे तीसरे के अंदर पूछा गया कि तीसरे के अंतर्गत क्या दिया गया है? विभिन्न पदाधिकारियों को जो शपथ है उनके बारे में। और ध्यान रखिए यूपीएसआई के एग्जाम में सवाल आया कि राष्ट्रपति शपथ किस रूप में लेते हैं और बाकी सारे पदाधिकारी किस रूप में। जब मैं राष्ट्रपति कराऊंगा तो वहां पर इसका उल्लेख जरूर करूंगा। तो राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख हमारे तीसरी अनुसूची में नहीं है, यद्यपि इसका उल्लेख जो है हमें प्राप्त होता है अनुच्छेद 60 के अंदर। जब राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे तो दोबारा इसके बारे में करेंगे। और जो हमारा चौथी अनुसूची है इसके अंतर्गत राज्यसभा के अंदर जो प्रतिनिधित्व है उसकी प्रक्रिया को समझाया गया है। फिर 5वीं अनुसूची के अंदर जो अनुसूचित क्षेत्र है, शेड्यूल्ड एरिया और अनुसूचित जनजाति है, उनके प्रबंधन का उल्लेख किया गया। छठी जो अनुसूची है हमारी, ये ध्यान रखना है, छठी के अंतर्गत भारत के 4 पूर्वोत्तर राज्य हैं जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रबंधन का उल्लेख किया गया है।
तो सवाल इसी रूप में आ सकता है कि ये जो 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्र हैं उनका उल्लेख कौन से अनुसूची में है, तो 6ठी अनुसूची के अंतर्गत है। इसके बाद 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियों का उल्लेख किया है। 3 सूचियां जिनका मैंने कई बार उल्लेख किया है, जिसके अंतर्गत आती है संघ सूची, यूनियन लिस्ट, एक आती है हमारी राज्य सूची जिसको स्टेट लिस्ट कहते हैं, और तीसरा आती है समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट। ये वो लिस्ट है जिनके जो विषय है अलग अलग वर्गीकरण किया गया है कि राज्य को कितना अधिकार होगा और केंद्र को कितना अधिकार होगा। संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती में 52 विषय हैं। उसके बाद है 8वीं अनुसूची, इसको भी ध्यान रखना हमें। 8वीं के अंतर्गत क्या है, हमारी जो संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त है 22 भाषाएं, उनका उल्लेख इसके अंतर्गत किया गया। नवा इंपॉर्टेंट लगाएंगे आप जरूर। नवा इसलिए इंपॉर्टेंट लगाएंगे कि ये, और आप ये भी जानते हो कि जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ तो कितनी अनुसूचियां थी? 8। अब बढ़कर कितनी होगी? 12। यानी कि ये वो अनुसूचियां हैं जो बाद में संविधान में शामिल की गई। तो इसके बारे में इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में सवाल आया कि संविधान में सबसे पहला संशोधन कब किया गया, तो हमारे संविधान में सबसे पहला संशोधन जो है 1951 में किया गया। क्या था ये संशोधन? ये संशोधन था जमींदारी उन्मूलन, यानी कि जमींदारी का एबोलिशन, खत्म किया गया। 5-5 हजार 10-10 हजार बीघे जमीन थी, लेकिन और बहुत सारे जनसंख्या ऐसी थी जिनके पास जमीन भी नहीं थी। तो सरकार ने क्या कहा, जिसकी जोत उसका खेत। जिसकी जोत उसका खेत का मतलब जो जुताई कर रहा है, क्योंकि 5000 बीघे किसी पे जमीन है तो वो खुद तो परिवार, कितना भी बड़ा परिवार हो, वो जोत नहीं सकता। तो उन्होंने क्या था कि लोगों को जुताई पे जमीन दे रखी थी जो पीढ़ियों से उसी को करते आए थे। तो नारा दिया गया कि जिसकी जोत उसका खेत, और जमीन जो है पट्टे लिख दिए गए किसानों के नाम। इस प्रकार से संविधान में संशोधन करके एक नया भाग और जोड़ दिया गया। कौन सा? भाग 9। तो ये किससे संबंधित है? जमींदारी उन्मूलन, जमींदारी एबोलिशन। उसके बाद 10वां, हमारे सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय राजीव गांधी। तो राजीव गांधी जो थे तो उन्होंने 1985 के अंदर एक कानून लेके आए। उस कानून को कहते हैं दल बदल विरोधी कानून, जिसे कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। एक कहावत है राजनीति में, आया राम गया राम। आया राम गया राम का मतलब ये हो गया कि कोई किसी के राजनीतिक दल के टिकट पर चुनाव जीत के जाता है और बाद में वो सरकार बनाने के लिए किसी और के साथ जुड़ जाता है। तो जिस पार्टी से जीत के गया उसको वो एक तरफ छोड़ के और भाग के वो दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता था और सरकार के गठन में हिस्सेदार बनता था। इसको रोकने के लिए कानून लाया गया। इसमें क्या किया गया, ये था दल बदल विरोधी कानून। इसमें किया गया और इसमें दो बार संविधान संशोधन किए गए, ये भी ध्यान रखने। राजीव गांधी जो लाए थे वो लाए थे 52वां 1985 में। इसमें क्या था, इसमें ये था कि यदि 1/3 से कम जो सांसद या विधायक है किसी पार्टी से वो जीत कर आए हैं, यदि इनसे कम पार्टी छोड़ेंगे तो उनकी सदस्यता निरस्त हो जाएगी, 1/3 से कम। और एक था विलय करने में, मर्जर। उसमें यह था कि यदि उस पार्टी के 2/3 से कम विधायक या सांसद किसी और पार्टी में विलय करेंगे तो उनकी सदस्यता भी समाप्त हो जाएगी। तो 52वें संविधान संशोधन 1985 में 2 प्रावधान थे। इसीलिए थे कि चुनाव जीतने के बाद भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके। इसके बाद 91वां संविधान संशोधन आया 2003 में। इसमें क्या किया गया, इसमें इन्होंने कह दिया कि ये जो प्रावधान है 1/3 और 2/3, इन्हें और सख्त बना दिया गया। तो पार्टी छोड़ने के लिए तो कहा गया कि 2/3 कम से कम पार्टी छोड़ेंगे तो उनकी सदस्यता पर आंच नहीं आएगी, यानी कि उनकी मेंबरशिप खत्म नहीं होगी। और अगर विलय करना है यानी कि मर्जर, अगर मर्जर करना है तो क्या होगा, पूरी की पूर्ण रूप से मर्जर करना होगा। मान लिया किसी पार्टी में 30 विधायक हैं तो 30 के 30 ही किसी और पार्टी में शामिल हो सकते हैं। 29 अगर कहेंगे और एक मना करेगा तो विलय नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से दल बदल विरोधी कानून के 2 संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया और हमारे संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई जिसको हमने नाम दिया 11वीं अनुसूची।
इसके बाद है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची का जो संबंध है वो किससे है? पंचायतों से। तो हमारे यहाँ 11वीं अनुसूची शामिल की गई। इसके द्वारा गांव के अंदर पंचायती राज व्यवस्था की नींव रखी गई। हालांकि पंचायतों के बारे में आप पढ़ते हो कि पंचायत सबसे पहले कौन से राज्य में आई, तो आप आंसर क्या देते हो? राजस्थान। वर्ष कौन सा है जी? 2 अक्टूबर 1959। देखिए वो तो हो गया कि अपनी मर्जी से, और एक संसद के द्वारा कानून बनाया गया। वो कानून किससे था? पंचायतों की स्थापना के लिए कौन सा कानून बनाया गया? तो 73वां संविधान संशोधन था 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992, यानी कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1992, जिसके द्वारा पंचायतों को वैधानिक दर्जा दिया गया और साथ ही संविधान में एक नया अनुसूची जोड़ी गई, शेड्यूल जोड़ा गया, जिसको हम कहते हैं 11वीं। तो और मैंने बताया था यूपीपीसीएस में क्या सवाल आया था, कितने विषय, कितने सब्जेक्ट हैं जिन पर पंचायतों को अधिकार दिए गए हैं? तो हमारा आंसर होगा 29 विषय, ये यूपीपीसीएस का। फिर होगी 12वीं, जब हमने गांव को एक लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रदान करी, तो साथ ही साथ था फिर शहरों के अंदर तो शहरी स्थानीय स्वशासन को ये दर्जे देने के लिए 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। और संविधान में संशोधन कौन सा किया गया? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, यानी कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा अर्बन लोकल बॉडीज जो है एस्टेब्लिश की गई। और इनको कितने विषय पर अधिकार दिया गया? इनके विषय थे 18 सब्जेक्ट्स थे जिन पर इनको अधिकार प्रदान किया। इस प्रकार से जो हमारी अनुसूचियों का चैप्टर था, ये अनुसूचियों का चैप्टर जो है वो हमने यहाँ पर समाप्त किया। अगला जो हिस्सा है वो है हमारा नागरिकता या सिटीजनशिप। अब इसके बारे में क्या क्या पॉइंट है? कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि देश में हंगामा मचाया गया सीएए को लेकर। जो सीएए का कानून आया था, जिसके अंतर्गत कुछ देशों के जो धार्मिक समुदाय के लोग हैं उनको भारत की नागरिकता दी। तो उसके संबंध में तो खैर हम आगे पढ़ेंगे, इसी में चर्चा कर रखी है। पहले हम देखते हैं कि नागरिकता के संबंध में क्या क्या पॉइंट है। तो इस पूरे चैप्टर में नागरिकता से जुड़े हुए जो पॉइंट्स हैं वह कौन कौन से हैं, उनका मैं एक बार सारांश करता हूँ, फिर मैं एक बार बता देता हूँ क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान रखने। सबसे पहले तो आ गया कि भारत में नागरिकता किस प्रकार की है? एकल नागरिकता। एकल का मतलब क्या है? एकल का मतलब ये हो गया कि यदि कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करेगा तो भारत की नागरिकता उससे छीन ली जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसे ही सिंगल सिटीजनशिप कहते हैं। एसएससी के एग्जाम में जब मैं पूछा गया था कि ये कौन से देश से ग्रहण किया गया, तो हमारा आंसर है ब्रिटेन से लिया गया। एक सवाल और आया कि दोहरी नागरिकता किसका महत्वपूर्ण हिस्सा है? ये क्वेश्चन भी एसएससी में आया। इसे कहते हैं डुअल सिटीजनशिप। दोहरी नागरिकता जो है ये हिस्सा है किसका? ये आता है जहां पर संघ हो, यानी कि फेडरेशन। ये क्वेश्चन है और मैंने बिंदु दे रखा है, यहाँ पर पॉइंट दे रखा है कि दोहरी नागरिकता जो है वो संघीय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एसएससी का सवाल यहाँ पर, यानी कि दो देशों की नागरिकता, या हम कह सकते हैं उसी देश के अंदर जो प्रांत होगा उसका भी नागरिक होगा और जो संघ सरकार है या उस देश का भी नागरिक होगा। तो दो प्रकार के कानून चलेंगे वहाँ पर। एक कानून तो उस राज्य का कानून जैसे अमेरिका में चलता है, और एक संघ का कानून, यानी कि एक सेंटर, एक यूनियन और एक स्टेट का लॉ, उसे कहते हैं दोहरी नागरिकता। इसके अलावा भारतीय मूल के जो लोग हैं जो विदेशों में बसे हुए हैं उनके लिए एक नई व्यवस्था हमारे यहाँ चलाई गई।